Hello students, class 10th. Today we will start history chapter 4, the age of industrialization. औद्योगिकरण का जो युग है इस चैप्टर का नाम है. Let us start. In 1900, a popular music publisher, E.T. Paul, produced a music book that had a picture on the cover page announcing the dawn of the century. 1900 की बात है. एक म्यूज़िक कंपनी होती है जिसने एक बुक पब्लिश की होती है और जिसके फ्रंट पेज यानी कवर पेज के ऊपर जो एक पिक्चर लगी होती है जो ऊपर आपको दिखाई भी दे रही है, उसकी जो हेडिंग है पिक्चर जो है डॉन ऑफ द सेंचुरी यानी कि नई सदी का उदय, ये उसका टाइटल होता है. As you can see from the illustration, as the center of the picture is the goddess-like figure. अगर इसको हम ध्यान से देखते हैं तो बीच में हमें जो है देवी जैसी एक तस्वीर दिखाई देती है. The angel of progress, जो ये एंजल है ये किसकी प्रोग्रेस की देवी लग रही है. Bearing the flag of new century, जिसने नई शताब्दी का जो फ्लैग अपने हाथ में लिया है. She gently pierced on wheel with wings symbolize time. जो उसका एक पाँव है वो पंखों वाले पहिए व्हील के ऊपर रखा हुआ है. ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो उसका पंखों के ऊपर जो पहिए के ऊपर पैर टिका है वो ऐसा लग रहा है कि ये जो पहिया है ये व्हील है ये टाइम को बता रहा है, सिंबल कर रहा है कि ये टाइम को डिनोट कर रहा है. हर फ्लाइट इज टेकिंग हर इनटू द फ्यूचर, और ये उसकी फ्यूचर की ओर सिंबलाइज कर रहा है टाइम को और इसकी भविष्य की ओर उड़ान दिखा रहा है कि भविष्य कैसा होगा. फ्लोटिंग अबाउट बिहाइंड हर आर द साइन ऑफ प्रोग्रेस, जैसे कि उसके पीछे जो उन्नति या प्रोग्रेस के जो सिंबल हमें नज़र आ रहे हैं, तो उन सिंबल्स में क्या क्या नज़र आ रहा है. रेलवे हो गया, कैमरा हो गया, मशीन हो गया, प्रिंटिंग प्रेस और फैक्ट्री यानी कि कारखाना, ये सारे उसके पीछे पीछे प्रोग्रेस के चिन्ह नज़र आ रहे हैं. This glorification of machine and technology is even more marked in a picture which appeared on the pages of a trade magazine over 100 years ago. और जो ये ग्लोरिफिकेशन मशीनों का और टेक्नोलॉजी यानी इसका जो गुणगान है ये एक और भी पिक्चर में हमें साफ साफ दिखाई देता है जो इससे भी 100 साल पहले एक ट्रेड मैगजीन के अंदर छपी हुई थी यानी प्रिंट हो रखी थी, जो अगले जो पेज है उसके ऊपर जो फिगर नंबर 2 है उसमें दिखाया गया है. इसमें दो मैजिशियन यानी कि जादूगर होते हैं. द वन एट द टॉप इज अलाउद्दीन फ्रॉम द ओरिएंट हु बिल्ट ए ब्यूटीफुल प्लेस. जो एक होता है वो अलाउद्दीन होता है जो कि ओरिएंट यानी प्राच्य पुराने हिस्से में उसके में प्राच्य जो होता है पुराने जमाने को बता रहा है कि वो क्या करता है कि अपने जो जादुई चिराग है उसको रब करता है और उसे एक बहुत ही शानदार महल का निर्माण कर देता है, एक महल बना देता है. ये हम सेकंड फिगर इसी की बात कर रहे थे जो अभी आपको दिखाई दे रहा है. फिर कहता है द वन एट द बॉटम इज द मॉडर्न मैकेनिक हु विद हिज मॉडर्न टूल वीव्स ए न्यू मैजिक. और जो दूसरा है वो एक मॉडर्न मैकेनिक है जिसके पास मॉडर्न यानी आधुनिक जो औजार हैं वो सारे हैं और वो मैजिक करता है. अपनी मैजिक से वो ब्रिज यानी पुल, शिप यानी जहाज और हाई राइज बिल्डिंग ऊंची ऊंची इमारतें बना देता है. अलादीन इज शोन एज रिप्रेजेंटिंग द ईस्ट एंड द पास्ट. जो अलादीन था वो तो रिप्रेजेंट कर रहा था ईस्ट यानी पूर्व को और पास्ट यानी हमारे अतीत को. और अब जो मैकेनिक है वो स्टैंड कर रहा है किसको, बता रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेस्ट और मॉडर्निटी, पश्चिम को और आधुनिकता को. नेक्स्ट है दीज इमेजेस ऑफर अस ए ट्रिम्प अकाउंट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. और ये जो पिक्चर है ये इमेजेस है ये एक विजय गाथा, ट्रिम्प यानी जीत, विजय बता रही है मॉडर्न यानी आधुनिक विश्व की जगत की. विद इन दिस अकाउंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड इनोवेशन, मशीन, फैक्ट्रीज, रेलवे और स्टीम शिप. और इस तरह से जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें ये सारी चीज़ें इसी के साथ जुड़ी हुई हैं कि जो नए नए आविष्कार होते हैं, जो चेंजेज आए हैं, नई नई इनोवेशन हुई हैं, मशीनों का आना, फैक्ट्रियों का सेटअप होना, रेलवे का निर्माण या फिर भाप का इंजन, ये सारा. द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दस बिकम सिंपली स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इतिहास है वो बस हमें सिंपली अगर हम उसको कहें तो वो डेवलपमेंट की स्टोरी है, विकास की. एंड द मॉडर्न एज अपीयर एज ए वंडरफुल टाइम ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. और जो नया युग जो आ रहा है वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस यानी कि तकनीकी प्रगति का युग होगा. These images and association have now become part of popular imagination. Do you not see rapid industrialization as a time of progress and modernity? अब कहता है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है
वो टाइम के साथ यानी प्रोग्रेस और मॉडर्निटी, प्रगति और आधुनिकता के रूप में देखा नहीं जाना चाहिए क्या? अब ये क्वेश्चन अराइज कर रहा है आपसे, तो कुछ क्वेश्चन और अराइज कर रहा है, जैसे हाउ हैव दीज इमेज डेवलप, ये जो इमेजेस हैं कैसे डेवलप होती हैं, हाउ डू वी रिलेट टू दीज आइडिया, इनको कैसे रिलेट किया होगा, और इस तरह से और कई सारे क्वेश्चन हमसे पूछता है। व्हाट हैज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन टू पीपल्स लिव, इंडस्ट्रियलाइजेशन में लोग कैसे रहते थे, उनकी यानी लिविंग के ऊपर कैसे असर पड़ा, पहले क्या काम करते थे फिर क्या करने लगे। तो इस सारे क्वेश्चंस के जवाब के लिए हमें टू आंसर सच क्वेश्चंस वी नीड टू टर्न टू द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री यानी इतिहास को देखना पड़ेगा। तो इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले तो ब्रिटेन का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उसको रीड करेंगे, उसके बाद जो इंडिया में कॉलोनियल पीरियड में जो हुआ था, जो चेंजेज आए थे इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो ब्रिटेन के अंदर ही आया था। फर्स्ट जो हमारी कंट्री थी जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिवॉल्यूशन कह सकते हो, क्रांति, औद्योगिक क्रांति आई। ऑल टू ऑफ्टन वी एसोसिएट इंडस्ट्रियलाइजेशन विद द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री। जब भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण की बात करते हैं तो हम इसको फैक्ट्री से जोड़कर देखते हैं, इंडस्ट्रीज से जोड़कर देखते हैं। व्हेन वी टॉक ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वी रेफर टू फैक्ट्री प्रोडक्शन, और जब भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो जो कारखानों में बना होगा वहीं प्रोडक्शन हमारे दिमाग में आता है। व्हेन वी टॉक ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर वी मीन फैक्ट्री वर्कर, जब भी इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करें यानी मजदूर जो काम करते हैं फैक्ट्री में। स्टोरीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वर ऑफ्टन बीइंग विद द सेटिंग अप ऑफ फर्स्ट फैक्ट्रीज। अब हम जो इसकी हिस्ट्री है, जो स्टार्टिंग में जो फैक्ट्रियाँ सेटअप हुई थी, जो स्थापना इनकी हुई थी, उसके इतिहास के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है दिस इज ए प्रॉब्लम विद सच आइडिया। इस आइडिया के साथ एक प्रॉब्लम है, जो हम कहते हैं कि शुरुआत कैसे हुई होगी, तो उस शुरुआत को लेकर तो देखिए इवन बिफोर कहता है कि सबसे पहले जो फैक्ट्रीज बिगन टू डॉट द लैंडस्केप इन इंग्लैंड एंड यूरोप, देर वॉज लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट। जो कहता है कि इंग्लैंड और यूरोप में जो फैक्ट्रीज की स्थापना थी उससे पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत बड़े लेवल के ऊपर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था, यानी फैक्ट्री जब बनी तो उससे पहले भी वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्शन कर रहा था। दिस वॉज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्री, जो कि फैक्ट्री बेस्ड तो था ही नहीं। मैनी हिस्टोरियन नाउ रेफर टू दिस फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ की जो पहली स्टेज होती है हम उसको प्रोटो कहते हैं, आदि यानी शुरुआत जहाँ से होती है। तो बहुत सारे इतिहासकार इसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम देते हैं। इन द 17th and 18th century मर्चेंट फ्रॉम द टाउन इन यूरोप बिगिन मूविंग इनटू द कंट्री साइड। जो शहर में रहने वाले 17-18 सेंचुरी की बात कर रहा है। यूरोप में जो मर्चेंट यानी व्यापारी हैं शहरों में रहते हैं लेकिन फिर भी अपने काम के लिए कंट्री साइड की तरफ जाते हैं। सप्लाइंग मनी टू पीजेंट, किसानों को पैसा सप्लाई करते हैं, आर्टिसंस को यानी कारीगर को। परस्यूडिंग देम टू प्रोड्यूस फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, बाजार में बेचने के लिए उनसे उत्पादन करवाते हैं। विद द एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, जब भी वर्ल्ड ट्रेड यानी बढ़ जाता है, क्वाइटेशन ऑफ कॉलोनी, और उपनिवेशों की स्थापना हो जाती है वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में, तो जो डिमांड होती है गुड्स की वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। बट मर्चेंट कुड नॉट एक्सपेंड प्रोडक्शन विद इन टाउन, लेकिन जो व्यापारी हैं वो उसमें टाउन के अंदर ही अपना काम क्यों नहीं बढ़ा लेते, वो गाँव की तरफ क्यों जाते हैं। दिस वॉज बिकॉज, यहाँ पर क्या समस्या देखिए, हियर अर्बन क्राफ्ट एंड ट्रेड गिल्ड्स वर पावरफुल। जो अर्बन यानी शहर में दस्तकारी का काम करने वाले और जो गिल्ड यानी व्यापारियों का जो संघ होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे। These were association of producers that trained craft person, maintain control over production, regulating competition, price and restricted the entry of new people into the trade। और ये जो एसोसिएशंस होती थी ये प्रोड्यूसर्स को ट्रेन करती, क्राफ्ट पर्सन को, उनके जो भी प्रोडक्शन होता है उसको मेंटेन कंट्रोल करती, काम को देखती, जो आपस में कंपटीशन था प्राइसेस भी यहीं तय करती, और नए लोगों की अपने बिजनेस के अंदर एंट्री के लिए बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड यानी पाबंदी लगवा देती। ऐसा क्यों? क्योंकि कई सारे रूलर्स इनका साथ देते थे। रूलर्स ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड द मोनोपोली राइट टू प्रोड्यूस एंड ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे थे जिनमें गिल्ड्स को मोनोपोली यानी एकाधिकार मिला हुआ था, रूलर्स की तरफ से उनको ग्रांट यानी कि छूट थी कि हाँ इस चीज़ का जो प्रोडक्शन आप ही करोगे, तो दूसरे को एंट्री करने ही नहीं देते थे। It was therefore difficult for new merchant to set up business in town। तो इसलिए किसी भी नए जो व्यापारी के लिए अपना बिजनेस सेट करना शहर के अंदर बड़ा ही मुश्किल होता था, इसलिए वो गांव की तरफ जाने लगे। इन द कंट्री साइड पुअर पीजेंट एंड आर्टिसन बिगन वर्किंग फॉर मशीन। और जो कंट्री साइड में है जो किसान हैं और आर्टिसन यानी कारीगर हैं वो काम करने लगे, मर्चेंट के लिए काम करते हैं।
As you have seen in the textbook last year, this was time when open field were disappearing. और वो भी काम क्यों करते हैं, क्योंकि हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि ओपन फील्ड यानी जो खुले खेत होते हैं और कॉमन्स यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर वो पशु चराते थे, तो वो सब एनक्लोज यानी कि बंद हो चुकी थी, बाड़ाबंदी जिसको कहते हैं वो हो चुकी थी. कोटर्स एंड पुअर पीजेंट हु हैड अर्ली डिपेंड ऑन कॉमन लैंड, जो छोटे छोटे किसान होते हैं, जो गरीब किसान हैं, वो पहले जो कॉमन लैंड यानी कि साझा जमीन के ऊपर निर्भर थे अपने सर्वाइवल के लिए, लकड़ी इकट्ठा करना, फल इकट्ठा करना, सब्जियां लाना, चारा लाना. तो अब जो है उनको कोई अल्टरनेट चाहिए था और अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए. Many had tiny plot of land which could not provide work for all member of the household. हालांकि कईयों के पास छोटे छोटे जमीन के टुकड़े थे, लेकिन उनकी फैमिली के लिए वो सफिशिएंट नहीं थे, वो उनका पेट सभी फैमिली मेंबर का नहीं भर सकते थे. सो व्हेन मर्चेंट कम अराउंड एंड ऑफर्ड एडवांस टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर देम, और जब जो मर्चेंट यानी व्यापारी गांव में आते हैं और उनको एडवांस की बात जब करते हैं कि कुछ एडवांस हम आपको पहले देते हैं, आप जो है गुड्स का प्रोड्यूस करें, तो जो पीजेंट हाउस होल्ड होते हैं ईगरली एग्रीड यानी कि तुरंत तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी कोई अल्टरनेट इनकम चाहिए थी. बाई वर्किंग फॉर द मर्चेंट they could remain in countryside and continue to cultivate their small plot. और इस समय पर जब वो सौदागरों के लिए काम कर रहे थे, तब भी वो अपने छोटे छोटे जो खेत थे उनको संभालने का काम साइड बाय साइड कर रहे थे. इनकम फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से उनकी इनकम होती थी. सप्लीमेंटेड देयर श्रिंकिंग इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन, तो उनकी जो कल्टीवेशन से आय जो इनकम जो उनकी श्रिंक यानी कम हो गई थी, तो उसके लिए उसका दूसरा सोर्स इनको मिल चुका था. यानी जहाँ से आय उनको कम मिल रही थी इनकम, तो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण उनकी जो इनकम थी वो बढ़ गई थी. इट ऑल्सो अलाउड देम ए फुलर यूज ऑफ देयर फैमिली लेबर रिसोर्स, और इस तरह से अपनी फैमिली लेबर का भी पूरा यूज कर सकते थे. सभी मतलब काम में लगे हुए थे, सभी लोगों के पास काम था. Within this system, a close relationship developed between the town and the countryside. इस तरह से आपस में शहर का और गांव का एक घनिष्ठ जो है डेवलपमेंट रिश्ता जो है बन गया था. मर्चेंट वर बेस्ड इन टाउन बट द वर्क वाज डन मोस्टली इन कंट्री साइड. हालांकि जो मर्चेंट रहते तो टाउन में थे, लेकिन काम ज़्यादातर उनका कंट्री साइड यानी गाँव में था. ए मर्चेंट क्लोथियर इन इंग्लैंड, एक जो इंग्लैंड का कपड़ा व्यापारी है, परचेज वूल फ्रॉम ए वूल स्टेपलर, जो वो वूल स्टेपलर से क्या करता है, वूल यानी कि वूल खरीदता है. स्टेपलर कौन होता है? स्टेपलर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो रेशो के हिसाब से उनको स्टेपल यानी छांटता है. भाई किस हिसाब का रेशा है, मोटा है, पतला है, वो उस हिसाब से स्टेपलर व्यक्ति का काम होता है कि वो रेशे के अकॉर्डिंग उसे वूल को जो है तैयार करता है. Carried it to spinner, the yarn that was spun was taken in subsequent stage of production to weaver, fuller and then to dyer. उसके बाद जब वो स्टेपलर से ऊन खरीद लेता है, ऊन खरीदने के बाद वो सूत काटने वाले के पास उसको भिजवा देता है. फिर इससे जो धागा बनता है उससे बुनकर और फुलर्स और डायर यानी रंग साज जो रंगाई का काम करते हैं उनके पास ले जाया जाता है. यानी कई सारे स्टेप में से निकलता है. और लास्ट में जो फिनिशिंग होती है, जो कपड़े की फाइनल फिनिशिंग होती है, वो लंदन में की जाती थी. द फिनिशिंग वॉज डन इन लंदन. बिफोर द एक्सपोर्ट मर्चेंट सोल्ड द क्लॉथ इन द इंटरनेशनल मार्केट. इंटरनेशनल मार्केट में बेचने से पहले एक फाइनल फिनिशिंग जो है कहाँ की जाती थी? लंदन में. लंदन इनफैक्ट कम टू बी नोन एज फिनिशिंग सेंटर. उस समय पर लंदन जो है फिनिशिंग सेंटर के रूप में ही जाना जाता था. दिस प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वाज द पार्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंज. इस तरह से जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था वो एक नेटवर्क बन गया था कमर्शियल यानी व्यावसायिक एक्सचेंज का, आदान प्रदान का. इट वॉज कंट्रोल्ड बाई मर्चेंट एंड द गुड्स वर प्रोड्यूस बाई ए वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर वर्किंग विद इन देयर फैमिली फार्म, नॉट इन फैक्ट्री. तो बहुत बड़ा जो इस समय पर प्रोडक्शन हो रहा था वो किसी फैक्ट्री में नहीं हो रहा था, वो लोग अपने घरों में करते थे और अपनी फैमिली फार्म यानी घरों में, और अपनी जो मेंबर्स होती हैं उनकी लेबर्स लगती थी. एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन 20 to 25 वर्कर्स वर एम्प्लॉयड बाय ईच मर्चेंट. तो हर एक स्टेज में एक मर्चेंट के पास 20 से 25 वर्कर जो है एम्प्लॉय काम करते. दिस मीन दैट ईच क्लोथियर यानी व्यापारी वाज कंट्रोल 100 ऑफ वर्कर. यानी कि एक व्यापारी जो कपड़े का था, सौदागर जो था, सैकड़ों मजदूरों को कंट्रोल कर रहा था, यानी उसके अंडर में सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे. नेक्स्ट कहता है द कमिंग अप ऑफ ए फैक्ट्री.
द अर्लीस्ट फैक्ट्री इन इंग्लैंड केम अप बाय द 7030s। हालांकि 7030s में कहता है कि फैक्ट्रियों की शुरुआत होगी, बट इट वाज ओनली इन द लेट 18th सेंचुरी दैट द नंबर ऑफ फैक्ट्री मल्टीपल। लेकिन 18वीं शताब्दी में ही जो है फैक्ट्रियां बढ़नी शुरू हुई थी, शुरुआत हो गई थी पहले लेकिन ज़्यादा नहीं थी। द फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू इरा वाज कॉटन। जो पहला सिंबल यानी युग था वो किसका प्रतीक था? वो कॉटन का। जो नया युग था वो कॉटन का प्रतीक था। इट प्रोडक्शन बूम्ड इन द लेट 19th सेंचुरी। इसमें जो है काफ़ी सारा प्रोडक्शन के अंदर तेज़ी आई। इन 7060 ब्रिटेन was importing 2.5 million pound of raw cotton to feed its cotton industry। 7060 में ब्रिटेन अपने कपास के उद्योगों को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पौंड कच्चे कपास का आयात, इंपोर्ट होता आयात करता था। 7087 तक आते आते ये 22 मिलियन पौंड हो गया था। दिस इंक्रीज वाज लिंक्ड टू ए नंबर ऑफ चेंजेस विद इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। और इस तरह से जो इंक्रीज हो रहे थे उसमें बहुत सारे बदलाव आ रहे थे। लेट अस लुक ब्रीफली एट सम ऑफ दीज। उसमें से हम कुछ एक को देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं वो क्या क्या चेंजेस थी। A series of invention in the 18th century increased the efficiency of each step of the production process, carding, twisting, spinning, rolling। जो 18th सेंचुरी में ऐसे ऐसे इनोवेशन होने लगे जिसमें जो उत्पादन प्रक्रिया थी उसके अंदर कार्डिंग, ट्विस्टिंग, कार्डिंग यानी उसकी धुनाई करना, ट्विस्टिंग यानी उसके अंदर जो अकड़ होती है धागे में वो डालना, और उसकी कताई करना, रोलिंग उसको लपेटना, ये सारी चीज़ें बड़े ही अच्छे ढंग से यानी कि और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ ये सारे काम होने शुरू हो गए थे। दे इन्हेंस द आउटपुट पर वर्कर। तो इससे जो पर वर्कर की जो कैपेसिटी थी यानी कि जो क्षमता थी वो बढ़ गई थी। इनेबलिंग ईच वर्कर टू प्रोड्यूस मोर एंड दे मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर थ्रेड एंड यार्न। अब वो पहले से ज़्यादा मजबूत धागे और रेशे का प्रयोग करने लगे, बनाने लगे। देन रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड द कॉटन मिल। तो उसी समय पर जो रिचर्ड आर्कराइट है उसने कॉटन मिल की भी एक रूपरेखा तैयार कर ली। टिल दिस टाइम एज यू हैव सीन क्लॉथ प्रोडक्शन वाज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री साइड एंड कैरिड आउट विद इन विलेज हाउस होल्ड। उस समय पर जो कपड़ा था पूरे गांव या देहात में फैला हुआ था, लोग काम जो है अपने अपने घरों से किया करते थे। बट नाउ द कॉस्टली न्यू मशीन कुड बी परचेज, सेटअप एंड मेंटेन इन द मिल। लेकिन अब महंगी मशीनों को खरीदना और उनको जो है मिल यानी कारखानों में लगाया जाता। विद इन द मिल ऑल द प्रोसेस वर ब्रॉट टुगेदर अंडर वन रूफ एंड मैनेजमेंट। और अब जो है इन महंगी महंगी मशीनों को खरीदने के बाद ये जितने सारे भी हमने स्टेप पढ़े थे ये सारे एक ही छत के नीचे पॉसिबल थे, और इस तरह से जो मालिक है वो अच्छे से मैनेज कर सकता था। दिस अलाउ ए मोर केयरफुल सुपरविजन। अब जो है बहुत अच्छे से सुपरविजन यानी कि इनके ऊपर निगरानी रखी जा सकती थी। जो काम किया जाता था जैसे क्वालिटी के ऊपर, रेगुलेशन ऑफ लेबर, लेबर के ऊपर भी रेगुलरली है या नहीं, ऑल ऑफ विच हैड बीन डिफिकल्ट टू डू व्हेन प्रोडक्शन वाज इन कंट्री साइड। जो काम पहले अब तक गाँव में हो रहा था तो ये सारे काम पॉसिबल नहीं थे कि उनका सुपरविजन किया जाए। इन द अर्ली 19th सेंचुरी फैक्ट्रीज इंक्रीजिंगली बिकेम एन इंटीमेट पार्ट ऑफ इंग्लैंड लैंडस्केप। जो इंग्लैंड की धरती थी उसके ऊपर कहता है 19वीं शताब्दी में कारखाने एक इसका अभिन्न पार्ट यानी कि इसकी पहचान बन चुके थे। सो विजिबल वर द इम्पोजिंग न्यू मिल, सो मैजिकल सीम टू बी पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो अब जो ये नई नई इतने बड़े बड़े विशाल कारखाने, नई टेक्नोलॉजी की जो ताकत थी इतनी जादुई दिखाई देती थी कि उस समय जो लोगों की दैट कंटेम्प्रेरीज वर डेजल्ड यानी लोगों की आंखें चौंधिया जाना, या जैसे चमक से हम एकदम से ऐसे हैरान हो जाते हैं तो ऐसे लोगों की आंखें फटी रह जाती थी। दे कंसंट्रेटेड देयर अटेंशन ऑन द मिल्स। अब जो है जो उनका कंसंट्रेशन वहाँ नहीं था जो मिल्स के अंदर, ऑलमोस्ट फॉरगेटिंग, अब वो भूल चुके थे किसके, जब इंडस्ट्री आई तो वो उस काम को भूल चुके थे। द बैलेंस एंड द वर्कशॉप वर प्रोडक्शन स्टिल कंटिन्यू। जो अभी अभी गलियों में और वर्कशॉप में काम हो रहा था अब वो सारा मानो भूल गए थे कि वो तो कुछ काम था ही नहीं जो पहले सारा प्रोडक्शन संभाल रखा था। द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंजेस। अब देखते हैं जो इंडस्ट्रियल चेंजेस आए थे, जो औद्योगिक परिवर्तन की जो रफ्तार थी उसके बारे में कि हाउ रैपिड वाज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या क्या थी उसकी। देखिए फर्स्ट देखिए
द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्री इन ब्रिटेन वर क्लियरली कॉटन एंड मेटल। जो डायनेमिक सबसे ज़्यादा जो गतिशील यानी जिसकी प्रोग्रेस हुई थी वो कॉटन था और दूसरा मेटल था। ग्रोइंग एट ए रैपिड पेस, कॉटन वाज लीडिंग सेक्टर इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अप टू द 1840s। 1840s तक आते आते ग्रोइंग जो यानी कि स्पीड थी वो कॉटन की सबसे ज़्यादा थी फर्स्ट फेज के अंदर। 1840 तक आते आते इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण पहले जो फेज में था वो डेवलप हो चुका था, काफ़ी बढ़ चुका था। आफ्टर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लीड द वे, और उसके बाद स्टील और आयरन और लोहा और स्टील इंडस्ट्री आगे निकल गई। विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे, अब जो रेलवे का विस्तार हुआ इन इंग्लैंड फ्रॉम द 1840 एंड द कॉलोनी फ्रॉम द 1860, द डिमांड ऑफ फॉर आयरन एंड स्टील इंक्रीज रैपिडली। और इस तरह से जो उपनिवेशों के अंदर भी जो रेलवे का विस्तार होने लगा, रेल की लाइनें बिछाई जाने लगी, तो लोहे का और स्टील की ज़रूरत सबसे ज़्यादा बढ़ गई, जिसके कारण जो कहता है 1873 में जो एक्सपोर्ट है यानी जो लोहा और जो आयरन और स्टील है उसको एक्सपोर्ट किया जाता था, उसकी कीमत 7.7 करोड़ पौंड हो चुकी थी। और ये जो राशि थी, जो अभी हमने जो वैल्यू थी, ये कपास की जो वैल्यू है एक्सपोर्ट की उससे कम से कम 2 गुना थी। यानी जो कपास से पहले जो कॉटन इंडस्ट्रियां आगे चल रही थी, अब जो है 80-60 तक 70 तक आते आते अब आयरन और स्टील की इंडस्ट्रियां आगे चल रही हैं। सेकंड देखिए, सेकंड कहता है कि द न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट इजीली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है कि नई इंडस्ट्री आई और पुरानी जो है बिल्कुल डिस्प्लेस्ड हो गई या फिर उनको हटा दिया गया, ऐसा नहीं था। इवन एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी लेस देन 20% ऑफ टोटल वर्कफोर्स वाज एम्प्लॉयड इन द टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। 19वीं शताब्दी के आखिर तक भी सिर्फ 20% यानी 20% जो काम हो रहा था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम हो रहा था। 20% लोग ही एम्प्लॉय थे वहां पर। Textile was a dynamic sector, but a large portion of the output was produced not within factory but the outside within domestic unit। हालांकि ये जो काम था टेक्सटाइल के अंदर जो लोग काम कर रहे थे वो एक गतिशील डायनेमिक यानी बढ़ने वाला काम था, उसकी जो स्पीड है वो बढ़ रही थी, लेकिन अभी भी प्रोडक्शन का जो ज़्यादा पार्ट था वो कारखानों में न होकर के घरेलू जो उनकी हाउस में यूनिट डोमेस्टिक यूनिट होती थी उन्हीं में होता था। थर्ड कहता है द पेस ऑफ चेंज in traditional industry was not set by steam powered cotton or metal industry, but they did not remain entirely stagnant either। और जो इसकी गति है जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है उसमें हालांकि भाप इंजन या भाप से चलने वाली इस तरह की तो इंजन नहीं थे जैसा कि कॉटन और जो मेटल की इंडस्ट्री उसमें होता था, लेकिन फिर भी जो है पूरी तरह से इसमें ठहराव नहीं आया था, यानी चेंजेस तो इसमें भी आते रहते थे। सीमिंगली ऑर्डिनरी स्मॉल इनोवेशन, यहाँ पर भी साधारण और छोटे मोटे आविष्कार तो यहाँ पर भी होते थे जो नॉन मैकेनाइज सेक्टर यानी कि गैर मशीनी सेक्टर में भी ग्रोथ को आगे बढ़ा रहे थे। तो ये कौन कौन से सेक्टर थे, जैसे अभी भी फूड प्रोसेसिंग का, बिल्डिंग का, पोट्री का, ग्लास यानी शीशे का वर्क जो होता था, टैनिंग यानी कि जो चमड़े का काम किया जाता, फर्नीचर मेकिंग, प्रोडक्शन ऑफ ए इम्प्लीमेंट यानी औजार, इन सारे कामों में अभी भी जो है लोग वर्कशॉप से ही काम कर रहे थे और इनमें भी छोटे मोटे जो है इनोवेशन होते रहते थे। नंबर 4, टेक्नोलॉजिकल चेंज अकर्ड स्लोली। जो टेक्नोलॉजिकल चेंज थे वो धीरे धीरे हो रहे थे। दे डिड नॉट स्प्रेड ड्रामेटिकली अक्रॉस द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। ऐसा नहीं था कि अचानक से सब जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन छा गया हो। न्यू टेक्नोलॉजी वाज एक्सपेंसिव, एक तो नई जो तकनीक थी वो महंगी थी। मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर क्वेश्चन अबाउट यूजिंग इट, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट जिसने भी ये लगाई तो उसके बारे में बहुत ही सावधानी से आगे कदम रख रहे थे। द मशीन ऑफ्टन ब्रोक डाउन एंड रिपेयर वाज कॉस्टली, अगर मशीन में कुछ खराबी आ जाती तो उसका रिपेयर करने का खर्चा बहुत ज़्यादा था। दे वर नॉट एन इफेक्टिव एज देयर इन्वेंटर एंड मैन्युफैक्चरर क्लेम, वो इतनी भी प्रभावशाली नहीं थी जितने कि उसके निर्माणकर्ता जो आविष्कारक हैं वो बताते थे या दावा करते थे। कंसिडर द केस ऑफ स्टीम इंजन। स्टीम इंजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जेम्स वॉट इम्प्रूव द स्टीम इंजन प्रोड्यूस बाई न्यू कॉमन एंड पेटेंट द न्यू इंजन इन 1781। जो जेम्स वॉट ने जो भाप का इंजन बनाया, लेकिन जेम्स वॉट ने न्यू कॉमन ने जो भाप का इंजन बनाया था उसी के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए, सुधार कर दिए और उसका पेटेंट अपने नाम करा लिया। एक उसका और मित्र होता था जो इंडस्ट्रियल यानी कि उसका उद्योगपति दोस्त था मैथ्यू बुल्टन, उसने भी इस मॉडल का आविष्कार किया, इनोवेशन किया। बट फॉर ईयर ही कुड फाइंड नो बायर, लेकिन सालों तक उसका कोई खरीदार मिला ही नहीं उसे। एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी देयर वर नो मोर देन 321
321 स्टीम इंजन ऑल ओवर इंग्लैंड, पूरे इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 321 इंजन से ज़्यादा नहीं थे, जिसमें से कहता है कि 80 तो कॉटन इंडस्ट्री में यूज़ थे, 9 वूल इंडस्ट्री में, और बाकी बची हुई माइनिंग, कैनाल वर्क और आयरन वर्क्स के अंदर यूज़ किए जाते थे। स्टीम इंजन वर नॉट यूज इन एनी ऑफ अदर इंडस्ट्रियल टिल मच लेटर इन द सेंचुरी। भाप का जो इंजन था वो और किसी भी जो इंडस्ट्री थी उनके अंदर काफ़ी समय तक यूज नहीं हुआ था। सो इवन द मोस्ट पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी दैट इनहैंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मैनीफोल्ड वाज स्लो टू बी एक्सेप्टेड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट। जो नई टेक्नोलॉजी ऐसी थी जो मजदूरों की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकती थी, काफ़ी शक्तिशाली, लेकिन अभी भी जो उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट थे उसको अपनाने से पीछे हट रहे थे, हिचकिचा रहे थे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हिस्टोरियन नाउ हैव कम टू इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज दैट द टिपिकल वर्कर इन द मिड 19th सेंचुरी वाज नॉट ए मशीन ऑपरेटर, यानी कि जो टिपिकल एक वर्कर था, हिस्टोरियन अब ये कहते हैं कि मिड 19th सेंचुरी तक एक टिपिकल जो वर्कर है हम उसको मशीन ऑपरेटर का नाम नहीं दे सकते। जो मशीनों को ऑपरेट करने वाले को अगर हम वर्कर कहें तो गलत होगा। तो उस समय पर कौन था? ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन एंड लेबर। तो जो ट्रेडिशनल यानी परंपरागत कारीगर थे और मजदूर थे, हम उन्हीं को जो है वर्कर का ओहदा देंगे या वर्कर कहेंगे। तो इस पार्ट में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।